नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। FSSAI ने औषधीय पादपों और मसालों में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा यानी मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट MRL बढ़ा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों ARCs के लिए मास्टर निर्देश जारी किए। भूटान ने सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स नामक सम्मेलन की मेजबानी की। प्राइस वाटरहाउस कूपर्स PwC इंडिया ने नेविगेटिंग इंडियाज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबिलिटी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। WHO के एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक टीकाकरण से पिछले 50 वर्षों में कम से कम 154 मिलियन लोगों की जान बचाई गई। TRAI ने टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम लीजिंग पर सिफारिशें जारी की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। FSSAI ने औषधीय पादपों और मसालों में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा यानी मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट बढ़ा दी है। आपको बता दें कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के आदेश में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा को 0.01 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 0.1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। अगर हम अधिकतम अवशेष सीमा यानी MRL के बारे में बात करें तो खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार MRL खाद्य पदार्थों या पशु आहार में कीटनाशक के वैधानिक रूप से उच्चतम सहनीय स्तर को कहते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन खाद्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खाद्य पदार्थों एवं पशु चारा फसलों में कीटनाशकों के संदर्भ में MRL का निर्धारण करता है। गौरतलब है कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना 1963 में FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। चलिए अब भारत में अधिकतम अवशेष सीमा से संबंधित नियमों के बारे में जान लेते हैं। भारत में MRL को FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2011 के तहत निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति यानी CIBRC से प्राप्त फील्ड ट्रायल डेटा के आधार पर MRL तय किया जाता है। गौरतलब है कि CIBRC केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करती है। MRL बढ़ाने से जुड़ी चिंताओं की बात करें तो इससे मानव शरीर में अधिक कीटनाशकों का प्रवेश हो सकता है। इसके अलावा उच्च मात्रा में कीटनाशक अवशेषों के कारण विदेशों में भारतीय खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लग सकता है आदि। चलिए अब इस संबंध में आगे क्या किया जाना चाहिए ये भी जान लेते हैं। फील्ड ट्रायल डेटा में अधिक पारदर्शिता लाने की जरूरत है। साथ ही CIBRC के तहत अधिक कीटनाशकों को पंजीकृत कराने की आवश्यकता है। खबर के अंत में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के बारे में भी समझ लेते हैं। यह एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके कार्यों की बात करें तो यह खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करता है। साथ ही यह खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री को भी विनियमित करता है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों यानी ARCs के लिए मास्टर निर्देश जारी किए। ये मास्टर निर्देश वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करके जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य है ARCs की विवेकपूर्ण और दक्ष कार्य प्रणाली सुनिश्चित करना तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करना। चलिए सबसे पहले जानते हैं ARCs के बारे में। ये सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत स्थापित और RBI द्वारा पंजीकृत वित्तीय संस्थान है। ARCs की स्थापना की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। इनका कार्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों की खराब बैलेंस शीट को सही करना है। इसके लिए ARCs बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उनकी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी NPAs या अशोध्य परिसंपत्तियों यानी बैड एसेट्स की खरीद करती है। चलिए अब नजर डालते हैं RBI द्वारा ARCs के लिए जारी किए गए निर्देशों पर।
ARCs को अपनी कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियों का न्यूनतम 15% पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के रूप में बनाए रखना होगा। गौरतलब है कि ARCs के पास जमा स्वीकार करके धन जुटाने का अधिकार नहीं है। कोई भी ARC भूमि या भवन में निवेश नहीं करेगी। इन्हें केवल अपने स्वामित्व वाले फंड के 10% तक स्वयं के उपयोग के लिए निवेश करने का अधिकार है। खबर के अंत में ARCs का महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। ARCs दबावग्रस्त परिसंपत्तियों यानी स्ट्रेस्ड एसेट्स के समाधान पर त्वरित कार्रवाई करती है। इससे इन परिसंपत्तियों की अधिकतम रिकवरी सुनिश्चित होती है, अर्थव्यवस्था में नकदी की आपूर्ति सुनिश्चित करती है, बैंकों के वैल्यूएशन में सुधार करती है और उनकी बाजार से पूंजी जुटाने की क्षमता में वृद्धि करती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भूटान ने सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स नामक सम्मेलन की मेजबानी की। आपको बता दें कि भूटान ने टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन के साथ मिलकर इस सम्मेलन की मेजबानी की है। इस सम्मेलन में बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, कजाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड और वियतनाम ने भाग लिया। ये सभी बाघ पर्यावास वाले देश हैं। इस सम्मेलन के उद्देश्यों की बात करें तो इससे बाघ संरक्षण के लिए नए वित्तीय तंत्र विकसित किए जाएंगे। बाघ संरक्षण को वैश्विक जैव विविधता एजेंडा और जलवायु एजेंडा से जोड़ना तथा बाघ संरक्षण से जुड़ी पहलों में देशज लोगों और स्थानीय समुदायों को शामिल करना। आइए सबसे पहले सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या रहे, ये जान लेते हैं। इसने बाघ को एशिया की प्रतीकात्मक प्रजाति तथा एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में स्वीकार किया। बाघ संरक्षण के लिए 2034 तक $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त धनराशि जुटाने की प्रतिबद्धता प्रकट की गई। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने टाइगर लैंडस्केप्स इन्वेस्टमेंट फंड प्रस्तुत किया। एशियाई विकास बैंक ने टाइगर बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति के रूप में 63 महत्वपूर्ण बाघ भू परिदृश्यों को सुरक्षित करने पर जोर दिया गया। गौरतलब है कि बाघ संरक्षण भू परिदृश्य यानी टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप्स बाघों के पर्यावास के बड़े भूखंड होते हैं। यहाँ मानव जनित गतिविधियां कम होती है और ये बाघों के रहने के लिए आदर्श क्षेत्र होते हैं। बाघों की आबादी और संबंधित पारिस्थितिक लाभों को बनाए रखने के लिए बाघ भू परिदृश्य विशिष्ट निवेश की आवश्यकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2015 के बाद से विश्व में बाघों की आबादी 2015 की 3,200 से बढ़कर 2022 में लगभग 4,500 हो गई है। चलिए अब बाघ भू परिदृश्य के संरक्षण के महत्व के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। वे स्थानीय समुदायों और जैव विविधता के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की आदर्श मिसाल हैं। इसके अलावा बाघ भू परिदृश्य कार्बन पृथक्करण यानी कार्बन सिक्विस्ट्रेशन और जल विनियमन जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की आपूर्ति में योगदान देते हैं। बाघों के संरक्षण से जंगल भी सुरक्षित रहते हैं क्योंकि मानवीय गतिविधियां न के बराबर होती है। इस प्रकार ये जंगल वायुमंडल से CO2 को हटाने में योगदान देते हैं। साथ ही ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी सहायक होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। प्राइस वाटरहाउस कूपर्स इंडिया ने नेविगेटिंग इंडियाज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबिलिटी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है कि कंपनियां बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग यानी BRSR डिस्क्लोजर को कैसे अपना रही हैं। BRSR को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा अनिवार्य किया गया है। BRSR फ्रेमवर्क एक अनिवार्य प्रकटीकरण तंत्र यानी डिस्क्लोजर मैकेनिज्म है। BRSR का उद्देश्य किसी व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन और उसके ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस प्रदर्शन के बीच संबंध स्थापित करना है। सेबी ने BRSR को 2022-23 से बाजार पूंजीकरण के आधार पर चुनी हुई शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत इन कंपनियों को अपने ESG पहलुओं पर प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। सेबी का मार्गदर्शन दस्तावेज 3 प्रकार के प्रकटीकरण पर विवरण प्रदान करता है। ये है सामान्य, प्रबंधन और प्रक्रिया एवं सिद्धांतवार यानी सिद्धांत आधारित।
BRSR का लक्ष्य गैर वित्तीय प्रकटीकरण के मामलों में अनुपालन, निरंतरता और संचार में सुधार करना है। सेबी ने ESG डिस्क्लोजर की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए 2023 में BRSR कोर की शुरुआत की थी। आपको बता दें, BRSR कोर BRSR का एक सबसेट है। इसमें 9 ESG विषयों के तहत मुख्य प्रदर्शन संकेतकों यानी KPIs का एक सेट शामिल है। चलिए BRSR के महत्व के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है पारदर्शिता। दरअसल BRSR निवेशकों, हितधारकों और जनता को ESG पहलुओं से संबंधित कंपनी के संधारणीयता संबंधी प्रयासों का आकलन करने में सक्षम बनाता है। दूसरा है ब्रांड वैल्यू में वृद्धि। अपनी कार्य पद्धतियों के प्रमुख स्तंभ के रूप में संधारणीयता को अपनाने से कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। और तीसरा है मूल्य सृजन में वृद्धि। संधारणीयता को शामिल करने वाली कंपनियां प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। वे प्रतिस्पर्धी बढ़त सुनिश्चित करती हैं, साथ ही उन कंपनियों की तुलना में उच्च उद्यम मूल्य सुनिश्चित करती हैं जो अपनी कार्य पद्धतियों में ESG के अनुकूल परिवर्तन नहीं लाती हैं। चलिए खबर की आखिर में रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इस रिपोर्ट में 100 कंपनियों का विश्लेषण किया गया है। इनमें 50 निफ्टी में सूचीबद्ध कंपनियां और 50 नेक्स्ट में सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं। इन 100 कंपनियों में से 51 ने वित्त वर्ष 2023 के लिए अपने स्कोप 3 डेटा का प्रकटीकरण किया है। BRSR में स्कोप 3 डेटा स्वैच्छिक प्रकटीकरण के अधीन है। चलिए अब इन 3 स्कोप के बारे में जान लेते हैं। स्कोप 1 में प्रत्यक्ष उत्सर्जन, स्कोप 2 में खरीदी गई बिजली, ऊष्मा या भाप से अप्रत्यक्ष उत्सर्जन तथा स्कोप 3 में अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो संगठन के बाहर यानी वैल्यू चेन से होता है। 34% कंपनियों ने अपने स्कोप 1 उत्सर्जन को कम कर दिया है और 29% ने अपने स्कोप 2 उत्सर्जन को कम कर दिया है। साथ ही 49% कंपनियों ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अपनी ऊर्जा खपत बढ़ा दी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। WHO के एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक टीकाकरण से पिछले 50 वर्षों में कम से कम 154 मिलियन लोगों की जान बचाई गई। आपको बता दें कि यह अध्ययन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नेतृत्व में किया गया था। इसमें टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन का विश्लेषण किया गया है। यह कार्यक्रम WHO ने 1974 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य सभी देशों में सभी बच्चों को जीवन रक्षक टीकों का लाभ सुनिश्चित कराना है। चलिए खबर की शुरुआत अध्ययन के मुख्य बिंदुओं से करते हैं। टीकों की वजह से पिछले 50 वर्षों में हर साल हर मिनट 6 लोगों की जान बचाई गई है। इसके साथ ही शिशु मृत्यु दर को कम करने में खसरे यानी मिजल्स के टीकाकरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 14 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण ने वैश्विक स्तर पर शिशु मृत्यु दर को 40% तक कम करने में योगदान दिया है। इसके अलावा टीकाकरण की वजह से बचाए गए प्रत्येक जीवन से औसतन 66 वर्ष का पूर्ण स्वस्थ जीवन प्राप्त हुआ है। टीकाकरण तक पहुंच में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों की बात करें तो टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल अलग अलग हितधारकों जैसे सरकार, स्वास्थ्य एजेंसियां आदि के बीच सहयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही यूनिसेफ, GAVI जैसे संगठनों ने वैक्सीन की सभी भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच सुनिश्चित कराने में योगदान दिया है। चलिए अब टीकाकरण में आने वाली चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं। सभी क्षेत्रों और सभी समुदायों की टीकाकरण तक समान पहुंच नहीं है। टीकाकरण के वित्त पोषण में भी असमानता देखी जाती है। इसके अलावा टीकाकरण के साइड इफेक्ट्स के बारे में लोगों को कम सूचनाएं दी जाती है या भ्रामक जानकारियां फैलाई जाती है। इससे लोग टीका लगवाने से बचते हैं। आइए अब भारत में टीकाकरण से संबंधित पहलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष की। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। इसका लक्ष्य सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी UIP के तहत उन सभी बच्चों को कवर करना है जिनका टीके से बचाव योग्य बीमारियों के खिलाफ आंशिक टीकाकरण हुआ है या कोई टीका नहीं लगाया गया है। गौरतलब है कि UIP के तहत 12 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं। ये 12 बीमारियां हैं डिप्थीरिया, पोलियो, क्षय रोग, खसरा एवं रुबेला, हेपेटाइटिस बी, काली खांसी, टिटनेस, मेनिंजाइटी, निमोनिया, रोटावायरस डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया,
और जापानी एन्सेफ्लाइटिस। अगला है सघन मिशन इंद्रधनुष। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे और टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कवर नहीं की गई सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है। इसके साथ ही पायलट मोड में नियमित टीकाकरण के लिए यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। गावी के बारे में बात करें तो यह एक वैक्सीन अलायंस है। इसे जनवरी 2000 में लॉन्च किया गया था। इस अलायंस के मुख्य संस्थापक सदस्यों में WHO, यूनिसेफ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन शामिल हैं। इसे टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम के प्रभाव का विस्तार करने और दुनिया के सबसे गरीब देशों में टीकाकरण कवरेज बढ़ाने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। 2014 में भारत गावी को दान देने वाला पहला कार्यान्वयनकर्ता देश बना था। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। ट्राई ने टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग एंड स्पेक्ट्रम लीजिंग पर सिफारिशें जारी की। वर्तमान में देश में केवल स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग और इंट्रा बैंड स्पेक्ट्रम शेयरिंग की अनुमति है। स्पेक्ट्रम का आशय मोबाइल फोन उद्योग और अन्य क्षेत्रकों को वायु तरंगों पर संचार के लिए आवंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी से है। दूरसंचार अधिनियम 2023 के अनुसार केंद्र सरकार स्पेक्ट्रम की शेयरिंग, ट्रेडिंग, लीजिंग और आवंटित स्पेक्ट्रम के सरेंडर की अनुमति दे सकती है। चलिए खबर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के बारे में जानते हैं। ट्राई का गठन 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीतिगत परिवेश प्रदान करना है, जिसमें सभी हितधारकों को समान अवसर एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की सुविधा उपलब्ध हो। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की ये सिफारिशें दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव पर आधारित हैं। इस प्रस्ताव में सभी प्रकार की दूरसंचार अवसंरचना और नेटवर्क एलिमेंट्स की शेयरिंग की अनुमति देने की बात कही गई है। चलिए अब स्पेक्ट्रम की शेयरिंग और लीजिंग से जुड़ी समस्याओं के बारे में जान लेते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय अवसंरचना की शेयरिंग के बीच विभेद को लेकर समस्या है। सक्रिय अवसंरचना का आशय इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना से है, जबकि निष्क्रिय अवसंरचना का आशय गैर इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना से है। अवसंरचना की शेयरिंग से जुड़े प्रावधानों में स्पष्टता का अभाव है। खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ट्राई द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में। लाइसेंस धारियों को निष्क्रिय अवसंरचना जैसे भवन, टावर आदि की शेयरिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। डिजिटल भारत निधि के इस्तेमाल से बनी अवसंरचना को 3 वर्षों के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में अन्य सेवा प्रदाताओं को रोमिंग की अनुमति देना अनिवार्य किया जाना चाहिए। दुर्लभ स्पेक्ट्रम का दक्ष उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्पेक्ट्रम लीजिंग और इंटरबैंड स्पेक्ट्रम शेयरिंग की भी अनुमति दी जानी चाहिए। अंत में इन सिफारिशों का महत्व भी जान लेते हैं। इस कदम से दूरसंचार कंपनियों की लागत दक्षता में सुधार होगा और उन्हें समय पर बाजार में उतरने में मदद मिलेगी। वंचित क्षेत्रों तक दूरसंचार सेवाएं पहुंचने में मदद मिलेगी। ग्राहकों के सामने उत्पन्न होने वाली कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होगा। चलिए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है केन्या। इसकी राजधानी है नैरोबी। आपको बता दें, राजधानी नैरोबी भारी वर्षा के कारण विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रही है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी समुद्री सीमा हिंद महासागर से लगती है। इसके पूर्व में सोमालिया, उत्तर में इथियोपिया व दक्षिण में सूडान, पश्चिम में युगांडा तथा दक्षिण में तंजानिया अवस्थित है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसके प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं माउंट केन्या, एबरडेयर रेंज, माउ एस्केर्पमेंट आदि हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि माउंट केन्या अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी प्रमुख नदियां अथी, टाना हैं। इसकी पश्चिमी सीमा पर विक्टोरिया झील स्थित है। भूमध्य रेखा इसके मध्य भाग से गुजरती है। ग्रेट रिफ्ट वैली इससे होकर गुजरती है। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में एक उम्मीदवार को लोकसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया था। दीफू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र असम के निवासी संविधान के अनुच्छेद 244A को लागू करने की मांग कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेयू को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF ने
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के नए वर्जन क्रिस्टल मेस 2 का सफल परीक्षण किया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के यमुनानगर जिले में अवस्थित कलेसर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस GNAFC ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट GRFC जारी की है। यह रिपोर्ट हर साल फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क यानी FSIN द्वारा तैयार की जाती है। नासा के वॉयेजर 1 ने पृथ्वी पर उपयोगी डेटा भेजना फिर से आरंभ कर दिया है। गौरतलब है कि वॉयेजर 1 ने नवंबर 2023 से पृथ्वी पर डेटा भेजना बंद कर दिया था। नासा ने एक साथ उत्सर्जित 4 सिंपैथेटिक सोलर फ्लेयर्स को रिकॉर्ड किया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।